तो स्वागत है आपका हमारे PRS वनडे एग्जाम चैनल में। आज हम लोग देख रहे हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि संविधान का इतिहास क्या था, कैसे अंग्रेजों के द्वारा हम लोगों के ऊपर शासन स्थापित किया गया और नए नए कानूनों के माध्यम से हम लोगों के ऊपर राज किया गया। तो आइए आज हम लोग अपने संविधान को देखते हैं, भारत के संविधान को। तो संविधान की एक बुक है हमारे देश में, चलती है और मानी जाती है। यह है भारत का संविधान, इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसको हम लोग इंग्लिश में पॉलिटी भी कहते हैं और हिंदी में इसको भारतीय राज व्यवस्था भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का मतलब है समान और विधान का मतलब है कानून, अर्थात सबके लिए समान कानून ही संविधान है। तो मतलब ये है कि अब इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो पहले होता था कि जैसे एक गांव था, उसका मतलब अलग कानून था और दूसरे गांव का कानून अलग था। फिर ऐसे ऐसे कबीलों के बीच में था, एक कबीले का दूसरा कानून था और दूसरे कबीले का दूसरा कानून। तो लोग आपस में लड़ते मरते रहते थे, इसलिए नया कानून बनाने की जरूरत पड़ी। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने धीरे धीरे करके कानूनों के माध्यम से हम लोगों पे शासन किया और जाते वक्त अपना सारा का सारा कानून हमारे यहाँ छोड़ गए। वही कानून हम लोग मॉडिफाई करके और उसको अच्छे से साफ सुथरा करके अपने संविधान में शामिल किए। हमारे संविधान में जो सबसे ज्यादा अंग्रेजों का कानून दिखाई देता है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम है। तो हम लोग देखते हैं संविधान को दो भागों में बांटा गया है। संविधान को दो भागों में बांटा गया है, एक तो इसके भाग हैं और एक है अनुसूची। इसमें टोटल 22 भाग हैं, भाग अर्थात चैप्टर, और अनुसूचियों की संख्या है 12, जो कि जब बना था संविधान पहले इसमें संख्या 8 थी, लेकिन बाद में संशोधन के माध्यम से बढ़ा करके 12 कर दी गई। अब इस समय संविधान में 12 अनुसूची हैं। अनुसूचियों को इसलिए बनाया गया कि डायरेक्ट संविधान में छेड़छाड़ ना करके कुछ आमूलचूल परिवर्तन, छोटे मोटे परिवर्तन करने के लिए ही अनुसूचियों को बनाया गया। इसमें क्या था, अब आइए हम लोग देखते हैं अनुसूची। अनुसूचियों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो पहली अनुसूची है, इसमें बताया गया है कि जो भारत है, भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब यह है कि इसमें कोई भी राज्य आके शामिल तो हो सकता है, लेकिन अगर बाहर निकलना चाहेगा तो वो निकल नहीं सकता। इसीलिए राज्यों का संघ बनाया गया है भारत को, कि अगर इसमें जैसे जम्मू कश्मीर बाद में आके जुड़ा और अब वो बाहर नहीं जा सकता, तो इसीलिए, और इसको कहते हैं सारे राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का, इसको आधार कार्ड भी कहते हैं। आधार कार्ड का मतलब यह है कि इसकी सीमा कहां से कहां तक है, सीमाओं के निर्धारण के बारे में बताया गया है कि मतलब अगर ये राज्य है तो ये यहां से लेके कहां तक ये फैला है, इसके बारे में पहली अनुसूची में बताया गया है। तो पहली अनुसूची में यही मेन यही बताया गया कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है और राज्यों की सीमाओं के बारे में और भाषाओं के बारे में आदि की जानकारी जो हमको मिलती है वो इसी अनुसूची में मिलती है, कि कैसे लोग हैं, क्या पेशा है, कैसा काम होता है, ये सारा का सारा ये पहली अनुसूची में। अब हम लोग देखते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में हम लोग देखते हैं तो यहां केवल और केवल वेतन की बात की गई है। वेतन का मतलब है जैसे राष्ट्रपति का वेतन,
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जज, हम लोग देखते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का भी इसमें, सुप्रीम कोर्ट के जज और सबका वेतन देखते हैं इसमें। तो सबसे ज्यादा वेतन हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति का है, वो है 5 लाख। हमारे देश में सबसे ज्यादा वेतन अगर किसी को मिलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को मिलता है, और इसका मतलब पैसा है 5 लाख। और इसका इनको जो उपराष्ट्रपति को मिलता है ये 4 लाख इनको मिलता है। ये और ऐसे ऐसे सबकी सैलरी अलग अलग है, लेकिन मोटा मोटा एग्जाम में यही सब पूछा जाता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी कितनी है। और तीसरे पे हम लोग देखते हैं, तो तीसरे में हम लोग देखते हैं कि शपथ। अब मान लीजिए कोई मंत्री है, कोई कुछ है, तो कैसे कैसे शपथ लेगा, क्या क्या करेगा। मतलब अब जैसे कैबिनेट मंत्री है तो वो दूसरी तरह से शपथ लेगा, प्रधानमंत्री है वो दूसरी तरह से शपथ लेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो दूसरी तरह से शपथ लेगा। अब ऐसा नहीं है कि सब लोग एक ही शपथ लेंगे। तो इसमें सारे लोगों की, पीएम से लेकर के जज तक की, सबकी इसमें शपथ आती है और इसमें शपथ दिलाया जाता है। और इसमें केवल और केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छोड़ करके, मतलब इन दोनों लोग इसमें नहीं आते हैं, इनके लिए शपथ का अलग का मतलब संविधान में दिया गया है। बस केवल यही 2 लोगों को शपथ नहीं दिलाई जाती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को, अनुसूची 3 के तहत, और बाकी सारे लोगों को इसी से शपथ दिलाई जाती है। आइए और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं तो चौथी अनुसूची, इसमें बताया गया है कि राज्यसभा में सीट जो बटेंगी। अब जैसे हम लोग यहां पे देखते हैं, ये मान लीजिए संसद है, तो संसद में दो मतलब उसके घर होते हैं। एक लोकसभा होता है जिसमें सांसद लोग बैठते हैं, और एक होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो मतलब सीटों का निर्धारण है वो किया जाता है। जैसे इसमें रिजर्वेशन की बात की गई है कि कैसे कैसे लोगों को सीटें मिलेंगी। और फिर ऐसे हम लोग 5वें में देखते हैं, तो 5वें में लोकसभा में सीटों को रिजर्व कर दिया गया है, SC ST के लिए। तो अब ऐसा ना हो कि समाज के सबसे नीचे तबके के लोग राज्य यहां देश की संसद में ना पहुंच पाए, इसलिए इन लोगों के लिए सीट अलॉट कर दी गई है कि ये लोग भी संसद में पहुंचे और वहां पर अपना प्रतिनिधित्व करें, अपने समाज का प्रतिनिधित्व करें। नीचे जो तबके के लोग हैं वो कैसे उनके लिए बेहतर कार्य हो सके। और फिर हम लोग आते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो इसमें देखते हैं छठी अनुसूची नंबर 6। तो 6 में बताया गया है कि पूर्वोत्तर राज्य जो हैं इनको विशेष आरक्षण दिया गया है। विशेष अधिकार दिया गया है कि मतलब ये लोग भी अपने तरफ से खुद से कुछ ना कुछ कानून बना सकते हैं। और फिर इसमें हम लोग देखते हैं तो इनको देने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये एकदम यहाँ इंडिया में ऐसे यहाँ पे जो लास्ट में ये इधर के सारे मतलब राज्य हैं, इसमें लगभग 7 राज्य हैं, तो इन्हीं लोगों को दिया गया है। और इनके जो लोकल मतलब सांस्कृतिक त्योहार वगैरह आज को सुरक्षित करने के लिए भी काम किया गया है। और फिर हम आगे देखते हैं 7वीं अनुसूची में, तो इसमें शक्ति का विभाजन बताया गया है। शक्ति का विभाजन, और विभाजन भी मतलब जैसे देश के पास जो शक्ति है वो 3 भागों में मिलनी बटी है। एक तो संघ के पास है, संघ बोले तो केंद्र, और दूसरा है राज्य, और तीसरा समवर्ती सूची।
अब समवर्ती सूची ऐसी है जिसपे दोनों लोग मिलकर कानून बनाते हैं, इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती है, और जो राज्य संघ केंद्र कानून बनाते हैं वो केंद्र बनाएगा और जो राज्य को दी गई है वो राज्य बनाएगा। तो लगभग और लगभग केंद्र के पास 100 विषय हैं, इस पे कानून बनाता है, और राज्य के पास राज्य के पास 61 विषय हैं, और इसी समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय हैं। तो ऐसे ही पूरे शक्तियों का विभाजन किया गया। अब आइए और इसको डीप में पढ़ते हैं। समवर्ती सूची, इसको 7वें पॉइंट, सूची नंबर 7, इसमें क्या है? शक्ति का विभाजन है। शक्ति का विभाजन है, विभाजन केंद्र, राज्य और समवर्ती, इन तीनों सूची मतलब इन तीनों के तरह के रूपों में। अब मान लीजिए केंद्र के पास 100 विषय हैं, राज्य के पास 62 विषय हैं, और इसके पास 52 विषय हैं। तो इसमें जो केंद्र के पास है वो केंद्र जैसे रक्षा करनी है वो बनाया गया, जो रक्षा करनी है वो बनाएंगे केंद्र मतलब विदेश मंत्री जैसे होते हैं वो बाहर राज्यों से संबंध रखते हैं। और जैसे समवर्ती सूची है, जैसे इसमें समवर्ती में अब जैसे शिक्षा दोनों लोग बनाते हैं मिल करके कि शिक्षा के बेहतर, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को पढ़ाना है तो उसमें केंद्र भी बनाएगा और राज्य भी बनाएगा। तो शिक्षा हो गया, और जैसे पर्यावरण हो गया, पर्यावरण दोनों लोगों का विषय है और समवर्ती सूची के रूप में है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे 52 पॉइंट हैं जो इस तरह से। राज्य के पास 61 विषय हैं, जैसे ये मेला हो गया, मेले पर कानून ये बनाते हैं, और जैसे रक्षा हो गए और एयरफोर्स हो गई, ऐसी मोटी जो देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो कानून ये लोग बनाते हैं। ठीक, तो और इसमें अब उस समय जब संविधान बना तब तो पता नहीं था कि आगे जैसे और कोई सूची इसमें मतलब ऐसे कोई नए विषय आ जाए तो इसमें कैसे जोड़े। जैसे हम लोग अपनी कॉपी में कोई चैप्टर लिखते हैं तो उसमें पीछे से नीचे से थोड़ा सा पन्ना सादा छोड़ देते हैं, तो इसलिए छोड़ देते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ें तो आगे हमको कुछ अभी लिखना पड़े तो हम इसमें और लिख सकते हैं। तो एक इसमें सूची और बढ़ा दी गई थी उस समय, अवशिष्ट शक्ति, मतलब जो विषय उस समय नहीं थे और अब आए हैं उनको जोड़ा जाएगा, तो इसमें रख दिया जाएगा। उस समय जो संविधान बना रहे थे वो लोग बहुत जो है होशियार लोग थे, और उन्होंने भविष्य के बारे में सोच करके एक ऐसी सूची छोड़ दी थी। अब जैसे मान लीजिए जो सोशल मीडिया है या फेसबुक व्हाट्सएप जो हम लोग अब देख रहे हैं, ये जब संविधान बना था उस समय नहीं था। तो अब जो ये सोशल मीडिया है वो इसी अवशिष्ट सूची में आ जाएगा। सोशल मीडिया हो गया, एआई हो गया, जो हम लोग गूगल से बात कर लेते हैं, ऐसे ऐसे विषय को इस वाली सूची के लिए छोड़ दिया गया था वो। अब तो यहां से कई सारे क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाते हैं। जैसे केंद्र के पास कितने प्रकार के विषय हैं, तो हम लोग बता देंगे कि 100 विषय हैं। राज्य के पास कितने विषय हैं, तो हम लोग बता देंगे कि 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो 52। और अवशिष्ट शक्तियां जो मतलब उस समय नहीं था और जो अभी अभी लेटेस्ट बना है वो सब इसमें आ जाता है। तो आइए और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं इसमें। अब 8वीं जो सूची है, आठवीं अनुसूची, इसमें भाषा के बारे में बताया गया है। तो भाषा 22 प्रकार की इसमें बताई गई है कि कौन से एरिया में कौन सी भाषा बोली जाएगी, कैसे कैसे भाषा होगी और कितना इसका मानक होगा। जैसे हमारी हिंदी जो है वो राष्ट्रीय भाषा ना होकर के राज्य भाषा है। हर क्षेत्र की अपनी अपनी एक अलग भाषा है जो कि संविधान में नोट है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो 9वीं सूची देखते हैं। तो इसमें है भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन। जब संविधान बना था तो बहुत बड़े बड़े काश्तकार होते थे, जो सेठ साहूकार होते थे, उन्होंने सारा जमीन पे कब्जा कर लिया था, तो उनके पास बहुत सारा जमीन था। तो उस समय सरकार ने चकबंदी के माध्यम से लोगों को जमीन बांटा। अब जैसे किसी के पास कहीं देखिए, आप ही अपने घर में देखिए, तुम्हारी जगह जमीन जो है वो कई क्षेत्रों में कई टुकड़ों में छोटे छोटे विभाजित थी। उसी को एक इकट्ठा करने के लिए ही ये सब लाया गया था, भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन।
जिससे क्या हो, किसान को आसानी हो, एक ही जगह उसको खेती करनी पड़े, ये नहीं कि दौड़ के यहाँ दौड़ के वहां, ऐसा ना हो। और इसके और सारे कई परिणाम हैं। और इसमें जो नाम आता है सबसे पहले भूमि सुधार आंदोलन में, वो विनोबा भावे का लिया जाता है। विनोबा भावे एक बहुत बड़े भूमि सुधारक थे जिन्होंने इस पे बहुत ज्यादा काम किया। और फिर हम आते हैं 10वीं अनुसूची पे, तो इसमें देखते हैं कि इसमें है दल बदल। जैसे मान लीजिए अभी कोई सांसद या विधायक भाजपा से जीत जाए और वो जीतने के बाद में कहीं अलग चला जाए, तो मान लो कांग्रेस पार्टी में जाके भाजपा की सरकार गिरा के दूसरी पार्टी बना ले, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। इसी अनुसूची में अगर वो किसी एक पार्टी से लड़के जीता है तो वो 5 साल तक उसी पार्टी में रहने के लिए प्रतिबद्ध है। अगले 5 साल के बाद में वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन जीतने के बाद में वो फिर बीच में कहीं नहीं जा सकता। और फिर हम लोग देखते हैं 11 नंबर 11वीं अनुसूची देखते हैं। तो 11वीं अनुसूची में बताया गया है पंचायत के बारे में। पंचायतों का विकास समग्र, और ये मतलब सबसे छोटी इकाई है हमारे देश की, जिसमें ग्राम प्रधान मिलकर के पंचायत का विकास करते हैं। तो ये सूची 11 नंबर में है। और हम लोग देखते हैं तो 12 नंबर में नगर पालिका है। नगर पालिका या नगर निगम। तो यही 12 अनुसूचियां थी जिसके बारे में, अब जैसे शहर है, जैसे मान लीजिए आपका जिला है या आपका राजधानी लखनऊ है, तो वहां का जो विकास होगा वो यहाँ नगर निगम और नगर पालिका मिलकर के करेंगी। वहां जो बैठा रहेगा वो नगर निगम का मेयर कहलाएगा। और यहाँ पंचायत में हम लोग देखते हैं कि प्रधानी का चुनाव होता है, और प्रधानी का चुनाव होता है। इससे क्या होता है कि हमारे पंचायतों का समग्र विकास करने के लिए सरकार उसे जो है पैसा देती है और उससे काम होता है। अब जैसे नगर निगम और नगर पालिका हम देखेंगे तो जैसे उसमें मेयर रहता है जो कि रोड वगैरह, पानी वगैरह सप्लाई और सफाई का विशेष ध्यान रखता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताना। और इसमें जो आज अनुसूची के बारे में पढ़ाया गया है ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो अच्छे से पढ़ना और इस पे ध्यान देना। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।